मेंडेलियन वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो जब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जो लॉज दिए थे उन लॉज में हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनते थे। एक आपके पास पेरेंटल टाइप आती थी और एक आपके पास कुछ नए जो है कहना चाहिए कैरेक्टर्स बनते थे। उनको आप जो है वो मेंडेलियन वेरिएशंस कह सकते हैं या आप उनको रिकॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं। सो ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है कि जब आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, मतलब जो आपकी नॉट लिंक्ड जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करती हैं, तो आपके पास जो है वो वेरिएशंस बनती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। द एलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील। सो वेरी इजी, डोमिनेंट एलील, आपके पास दो एलील्स होती हैं, जो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रही हो वो डोमिनेंट है, और जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा हो उसको आप रिसेसिव कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। The allele whose effect is masked by the dominant allele is called, correct option is C, recessive allele. हाउ मैनी जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एलील ए एंड बी। सो हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के जीनोटिपिक रेशोज होते हैं, एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है। तो अगर आप इस तरह देखें तो आपके पास जो दो एलील्स हैं वो तीन कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं, मतलब एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए जिसको आप होमोजाइगस कहेंगे, और फिर एक कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस होगा, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का सबसे बड़ा सिंबल ये होता है कि उसमें आप किसी भी अननोन जीनोटाइप का जो क्रॉस करवा रहे होते हो वो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अननोन जीनोटाइप का क्रॉस होता है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस। तो ये हमें पता है कि आपके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होता है। ठीक है, वो कभी भी हेट्रोजाइगस की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस होगा तो वहाँ पे डोमिनेंट शो हो जाएगा ना। सो टेस्ट क्रॉस आपका होता है इसलिए ताकि आप किसी भी जीनोटाइप की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को टेस्ट कर सको। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइसम सैटिवम। सो देयर आर 7 पेयर्स, और अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अगर हम होमोलोगस पेयर्स करेंगे तो वो 7 हो जाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Baldness is a sex-influenced trait in which gender is it most commonly expressed. So हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की traits होती हैं, एक sex linked होती है और एक ऑटोजोम्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। So baldness आपके पास sex influenced trait है जो कि ज़्यादातर मर्दों में कॉमन होती है, मेल्स में। So the correct option is option number B. Erythroblastosis fetalis is a blood disorder characterized by which prominent symptoms. So हमें पता है कि erythroblastosis fetalis is a maternal fetal RH incompatibility problem, और इसमें आपके पास एबॉर्शन हो जाती है। अगर इनकेस एबॉर्शन नहीं होती और कोई जो न्यू बॉर्न है वो पैदा हो जाता है तो उस सूरत में आपको उस वो जो न्यू बॉर्न है उसको जॉइंडिस हो सकता है, उसका लिवर या स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Erythroblastosis fetalis occur when RH negative mother carries an RH positive baby. इधर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि मदर की एंटीबॉडीज जो हैं वो फीटस के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। अल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ लिंकेज। सो ये तीनों डिजीजेज जो हैं ये आपका लिंकेज ग्रुप बनाती हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। सो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 एक ऑटोजोम है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोजोमल लिंकेज। विच टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। सो आपके पास जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, ना इसके पास एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, और अगर RH ब्लड ग्रुप में बात करें तो इसके पास RH एंटीजन भी नहीं है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाई इज द ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। अभी पहले हमने ये डिस्कस किया है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता रेड ब्लड सेल की सरफेस पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Mendel's law of inheritance are considered examples of which type of dominance. So मेंडल ने अपने जितने भी लॉज दिए थे ना उसके अंदर एक ही
लॉ ऑफ डोमिनेंस या टाइप ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रही थी, दैट इज कि आपके पास एक जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। सो इस तरह के डोमिनेंस को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। और मेंडल के सारे लॉज में यही वाली डोमिनेंस थी, और अदर जो डोमिनेंस थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, या कहना चाहिए पार्शियल डोमिनेंस वगैरह, तो ये सारी आपकी कार्ल कॉरेंस ने बताई थी आपको, इनका मेंडल से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। नॉन-लिंक्ड जीन्स ओबे विच मेंडेलियन लॉ? सो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक था कि आपके पास जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो करीब-करीब जीन्स मौजूद होती हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कभी भी ओबे नहीं करेंगी, ठीक है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो नॉन लिंक्ड जीन्स होती हैं, यानी कि या तो वो अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे हो, या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे दूर हो, तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगी। A cross between a white rabbit and a black rabbit produces grey color offsprings in F1 generation. This is an example of. So जब आपके पास दोनों क्वालिटीज पार्शली शो हो जाती हैं किसी भी नए इंडिविजुअल में, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। तो उसके अंदर व्हाइट रैबिट और ब्लैक रैबिट का एक कॉम्बिनेशन है, ग्रे रैबिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट हैपेंस टू द डोमिनेंट एलील? जब आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो उसके अंदर जो डोमिनेंट एलील होती है वो क्या करती है कि अपना इफेक्ट आधा शो करती है, आधा शो नहीं करती, यानी कि एक ब्लेंडेड इंटरमीडिएट फेज आपके पास बन जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट पार्शियली मास्क्स द रिसेसिव एलील प्रोड्यूसिंग अ ब्लेंडेड इंटरमीडिएट phenotype. The ABO blood group system is the best example of which type of inheritance? तो जब हम ABO blood group system की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर दो पेरेंट हो, एक पेरेंट A blood group का हो और दूसरा B blood group रखता हो, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो AB blood group रखेगा। सो ये कोई ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक नया ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एलील्स जो हैं वो एक साथ शो हो रही हैं। तो इसको हम को डोमिनेंस की एग्जाम्पल लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। In codominance, when both alleles are expressed in F1 generation, what observed in the phenotype? So codominance के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास एक नया phenotype बनता है, एक नई इंडिविजुअल के अंदर जो है वो वेरिएशन आ जाती है। सो कोडोमिनेंस के अंदर आपके पास दोनों एलील्स जो है वो इक्वली एक साथ शो हो जाती हैं, ठीक है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली एंड इक्वली। अगर यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। All the laws of Mendel are included under which branch of genetics? So there are three branches of genetics: population genetics, molecular genetics and classical genetics. और आप Mendelian genetics को classical genetics में जो है वो include करते हैं. So the correct option is C. What is the phenotypic ratio produced in Mendel's law of independent assortment? तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो फिनोटिपिक रेशो थी दैट इज 9:3:3:1। इसमें से 9 और 1 जो है दैट इज पेरेंटल टाइप, और ये जो 3 और 3 है दैट इज रिकॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेंट टाइप हम इसको कह सकते हैं। Which of the following is the correct genotypic ratio of Mendel's law of segregation? So the correct option is 1:2:1, right? Which of the following disease belongs to autosomal linkage group? So आपके पास यहाँ पर 3 डिजीजेस ऐसी हैं जो कि सेक्स लिंक्ड हैं, हीमोफीलिया भी, कलर ब्लाइंडनेस भी और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी भी। सो आपके पास एक ही डिजीज बचती है, सिकल सेल एनीमिया, दैट इज ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। और इसके अलावा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों आपके पास ऑटोसोमल लिंकेज हैं। Which of the following statement about the law of independent assortment is correct? So it applies only to linked genes. नहीं, law of independent assortment आपका follow होता है by not linked genes, यानी ऐसी genes जो कि या तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो, या अगर एक ही क्रोमोसोम पे हो तो वो थोड़ा दूर दूर हो, तो हम उनको कहते हैं कि not linked genes हैं। तो इस तरह की जो जीन्स होंगी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगी, और गैमेट फॉर्मेशन होते हुए या जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। phenotype is, so the genetic makeup of individual, तो हमारे पास जीनोटाइप होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द appearance of an individual is called phenotype.
If an individual has a recessive phenotype for a given trait, the genotype must be, यानी कि अगर आपका कोई कैरेक्टर है और वो रिसेसिव फॉर्म में है और वो शो भी हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी जीनोटाइप है वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो उसी कंडीशन में शो होते हैं जब वो होमोजाइगस हो जाएं, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस हो जाएंगे तो उनके साथ जो भी डोमिनेंट होगा वो शो हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, होमोजाइगस रिसेसिव. वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एलील्स, लोकस, जीन्स और म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से आपके पास वेरिएशंस आती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. लोकस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, पोजीशन ऑफ जीन और पार्टनर ऑफ जीन. सो पार्टनर ऑफ जीन को तो हम एलील बोलेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस. Variations provide the raw material for the process of linkage, crossing over, synapses or evolution. So that is evolution. कि आपके पास variations जो होती हैं वो दरअसल evolution का सबब बनती हैं. So the correct option is D. Which of the following is true about alleles? So every organism of a given species has a different set of allele. ये ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स होता तो हम उसको कंसिडर करते, बट एलील्स तो सबके पास या तो डोमिनेंट होंगी या रिसेसिव होंगी, राइट. एलील्स आर ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. एलील्स आर ऑलवेज डोमिनेंट और रिसेसिव. अगर हम इस पॉइंट को सही कहते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन चीज़ों के भी जो है ना वो कॉम्बिनेशंस आते हैं. सो एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ गिवन different forms of a given gene. So the correct option is option number D. A human cell has 22 chromosomes in addition to a Y chromosome. It is. So हमारे पास जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हम उनको ऑटोजोम्स कह सकते हैं, और ये जो है हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं. हमारे पास वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसको हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कह सकते हैं. सो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो वाई क्रोमोसोम है इसको आप क्या कहोगे कि दैट इज अ स्पर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम होता सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है एन ओवम, राइट. Fertilization results in haploid cell, autosome, gamete और diploid cell. So as we all know कि fertilization is कि जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाता है तो आपके पास एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है, यानी कि 2n बन जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. A human haploid cell have how many chromosomes? So अगर haploid की बात की जाए तो हमारे पास 23 chromosomes होते हैं, और अगर diploid की बात की जाए तो इसका डबल यानी कि 46 chromosome हमारे पास होंगे. So here option B is correct. When Mendel crossed together two contrasting homozygous individuals, the phenotype of the hybrid in F1 generation. So आप मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखें या मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें, दोनों में आपके पास जब उसने F1 जनरेशन निकाली थी तो उसमें आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ था, बट फर्क सिर्फ इतना था कि आपके पास जो पेरेंट था उसमें वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, और जो उसके F1 जनरेशन में थी तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, dominant parent. Mendel's law of segregation is based on the fact that genes are located on chromosomes and that so आपके पास जो genes होती हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, वो आपके पास होमोलोगस पेयर्स के ऊपर कहना चाहिए मौजूद होती हैं, और जब भी गैमेट फॉर्मेशन होनी होती है या आगे सारी इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ड हो जाती हैं, या कहना चाहिए कि वो सेग्रीगेट हो जाती हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The allele that mask the effect of other and the masked allele are known as. So जो mask कर रही है that is dominant, और जो mask हो रही है that is recessive. So the option C is correct. What is the most common outcome in F2 generation of a cross between a tall plant and a dwarf plant? So हमें पता है कि law of segregation का जो ratio था that is 3:1, जिसमें 3 tall थे, 1 dwarf था. So the correct option is B. When round and wrinkle seeds were crossed, it gave all round. This round is. So आपके पास जो round character है that is homozygous dominant, और जो wrinkled है that is homozygous recessive. So जब आप homozygous dominant और homozygous recessive का cross कराते हो तो F1 generation में जितने भी offsprings आते हैं that are heterozygous dominant. So the correct option is option number B. Law of segregation suggests that each gamete has. So law of segregation में जब हम P1 जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास
दो कहना चाहिए कि पेरेंट्स होते हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, और जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो जो जनरेशन बनती है दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो आपके पास द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि आपके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रहेगा। Mendel found that the F1 always resemble either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. This is due to. So मेंडल ने ये कहा था कि आपके पास दो तरह की ट्रेट्स होंगी, एक हमेशा शो हो जाएगी जिसको उसने डोमिनेंट कहा था और एक हमेशा छुप जाएगी जिसको उसने रिसेसिव कहा था। सो ये वाली चीज जो है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। A plant heterozygous for tallness produces both tall and dwarf plant on self pollination. So आपके पास पहली बात ये कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में से कुछ है। सो अगर हमें इसको करना है डिस्टिंग्विश, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम कितनी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं। सो जो सेग्रीगेशन है उसमें हम सिर्फ एक ही ट्रेट को लेकर चलते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे हम दो ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं। सो अगर कोई प्लांट है जो कि टॉलनेस के लिए हेट्रोजाइगस है और वो 3:1 में कहना चाहिए कि अपने ट्रेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। How many genotypes can produced by two alleles A and B? So the correct option is B. 3 alleles can be produced by A and B. सो यहाँ हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को देखेंगे। कैपिटल ए ये होमोजाइगस है, स्मॉल है ये भी होमोजाइगस है, और जो थर्ड हमारे पास जीनोटाइप बनेगी दैट इज कैपिटल ए स्मॉल है, जिसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे, राइट। Which one of the following crosses show a 3:1? सो 3:1 हमें पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशो है। सो इसके अंदर ऐसा था कि आपने F1 जनरेशन के अंदर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स पैदा किए थे उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया था। सो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि जब आप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को आपस में जो है वो क्रॉस करवा देंगे तो जो फिनोटाइप्स आएंगे उनका रेशो 3:1 होगा। Sexually reproducing organisms contribute to their offspring half of the gene, all of the gene, 1/4 of the gene. So sexually reproducing organisms half of the genes जो है वो contribute करते हैं। Disease A is inherited through a autosomal recessive process. What is the probability that two unaffected carriers of this gene will produce an offspring? So अगर आपके पास दो कहना चाहिए एक फीमेल है और एक मेल है जो कि अनअफेक्टेड हैं लेकिन वो कैरियर हैं, सो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके अंदर 25% चांसेस होंगे कि वो इस जीन से उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो अफेक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो फीमेल्स होंगी और दो मेल्स होंगे। फीमेल में आपके पास एक कैरियर हो जाएंगी और एक नॉर्मल रहेंगी, जबकि आपके पास एक सन भी नॉर्मल होगा और एक सन जो है वो अफेक्टेड रहेगा। Let us assume that purple flower are dominant to white flower and then a pure breeding purple flower is crossed with a pure breeding white flower. So ये cross जो है वो आपके law of segregation जैसा है, जिसमें हमने कहना चाहिए राउंड और रिंकल्ड सीड का क्रॉस करवाया था। तो यहाँ पर राउंड की जगह पर्पल फ्लावर्स हैं और रिंकल्ड की जगह जो है वाइट फ्लावर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी इसका क्रॉस बनाकर जो है वो चेक इट। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू। सो मेंडल ने जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ है अपना वो दिया था, तो उसमें हमें पता है कि 9:3:3:1 उसका रेशो निकला था, जिसमें आपके पास 9 और 1 जो है वो पेरेंटल टाइप था, जबकि बीच वाले दोनों जो थे यानी कि 3:3 वाले, ये दोनों आपके पास रिकॉम्बिनेशंस थे। तो ये रिकॉम्बिनेशन आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बने थे, राइट। Which of the following is an example of dihybrid cross? So आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए और टू ट्रेट्स की बात होनी चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। The cross in which two characters are followed at the same time is called, that is dihybrid cross, जिसमें आप दो कैरेक्टर्स दो ट्रेट्स की बात करते हैं, राइट।